जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर मतीन और हाजिर हैं मुकाबिल प्रोग्राम में। आज हमारी को एंकर सरबत मौजूद नहीं होंगी और शुरू करेंगे। आज क्रिसमस का दिन है और हैप्पी क्रिसमस सारे नाजरीन को, तमाम दोस्तों को। और ये जीसस क्राइस्ट की ही बर्थडे नहीं है, ये हमारे लिए डबल खुशी का बात इसलिए भी होती है कि इस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी सालगिरह होती है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह 25 दिसंबर को होती है और ये भी उनको भी मुबारकबाद। और मगर पंजाब गवर्नमेंट के अगर इश्तिहारात देखें तो उससे लगता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शायद नवाज शरीफ साहब की काविशें ज़्यादा थीं। आज थ्रू आउट ये इश्तिहार चलते रहे हैं तो मुबारक का ऑफ कोर्स दिन है, मगर ये थोड़ा सा मुबालगा है कि अगर कायद आज़म के साथ जो है कायद सानी को मिला दिया जाए तो ये कुछ उसकी जो है ना, ये मेरा ख्याल है कुछ समझ नहीं आती कि किन हालात में कायद आज़म साहब ने ये पाकिस्तान छोड़ा था और किन हालात में नवाज शरीफ साहब को इसलिए भी ये इसके ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कि 77 सालों में से तकरीबन आधे साल जो है इनके ख़ानदान की हुकूमत रही। पंजाब में तो तकरीबन एक तिहाई अरसा 25-30 से 35 साल के दौरान इनकी हुकूमत है। सियासत में ये 30-35 साल से हैं। उसके बाद यहाँ भी 5वीं हुकूमत इनकी पार्टी की और इनके भाई की चल रही है वफाक के अंदर भी। तो उसके ये सवाल फिर उठता है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं और जिस बहरान से अभी भी गुजरे हैं उसमें इनकी कितनी ज़िम्मेदारी आती है। ये वो कायद आज़म नहीं था जो कि वो छोड़ के गए थे। अब यहाँ जो मसले हैं, 3 बड़े मसले हैं इस वक्त पाकिस्तान के। एक तो ज़ाहिर है गवर्नेंस और इकॉनमी का बहुत बड़ा मसला है कि इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि हमारा इंटरनल फाइनेंशियल गैप डेफिसिट भी जो है 348 शॉर्टफॉल आ रही है, टैक्सेस की वो पूरे नहीं हो पा रहे। उसके बाद फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का भी बताया जा रहा है कि हमारा शायद पैसे पूरे नहीं होंगे और मार्च के अंदर ज़रूरी नहीं है कि IMF की हमें ये जो प्रोग्राम है इसको रिवाइज़ कर दिया जाए या इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो वो एक तलवार लटक रही है और ज़राअत और इंडस्ट्री दोनों जो हैं वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स वहाँ से नहीं आ रही। साथ में मसला ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का है। आज ही का जो एक था कि अफ़गानिस्तान के साथ चीन पहले ही हमारे से उनके कंसर्न्स पाए जाते हैं, उनको तशवीश रहती है कि CPEC आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर ना करें। एवरी नाउ एंड देन तो आतर के साथ कुछ ना कुछ जो है महीनों में हफ्तों में एक आधा हमला उनके एम्प्लॉइज़ पे हो जाता है जिससे कि वो बड़े नाला रहते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात ऐसे ही रहते हैं। कल का की एक खबर चल रही है कि अफ़गानिस्तान में हमारे जेट पायलट्स ने वहाँ पे 4 जगहों पे जो है वहाँ पे निशाना बनाया है TTP के लोगों को। और ये ऐसे वक्त ये बनाया गया, ये रात 8 बजे के करीब कल वाक़या हुआ है और जो अफ़गान तालिबान तो इसकी हलाकतों की तादाद 46 कह रहे हैं, मगर ज़राए के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो 20 और 25 के हलाकतों का कह रहे हैं कि ये टारगेटेड जो हैं TTP के लोग, दहशतगर्द जो थे उनको टारगेट किया गया है। ये इसकी अहमियत इसलिए भी रही है कि ऐसे मौके पे ये जहाज़ों के ज़रिए ये हमला किया गया जबकि पाकिस्तान का एक वहाँ पे डेलीगेशन हाई पावर्ड जो वहाँ पे ख़ास मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के मोहम्मद सादिक साहब पूरी अपनी एक टीम के साथ वो काबुल में मौजूद थे। और कल उनकी जो है मुलाकातें हुई सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी के साथ उनकी मुलाकात हुई। आज भी उनकी जो है डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इन मुलाकातों के नतीजे में एक तजारती डेलीगेशन भी था और तजारती लोगों से भी मुलाकातें हुई कि शायद कोई बेहतरी का रास्ता खुले। और वो रास्ता खुलने के अंदर एक बहुत अहम जो एक पिछले 2-3 माह से एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है जिसको उतनी कवरेज नहीं मिलनी जितनी कि मिलनी चाहिए कि कुरम एजेंसी के अंदर पाड़ा चनार के अंदर ख़ास तौर पे जो है तकरीबन बताया जा रहा है जो वहाँ पे एक बिल्कुल जंग बंदी की सूरत हाल है और फिगर्स जो बताए जाते हैं वो 100 से लेके 200 तक का फिगर बताया जाता है। और 200 के इस फिगर के अंदर जो है जो सबसे तकलीफ दे बात है
और ये फैसल ईदी साहब के तरफ से ये बताया जा रहा है कि शायद गालिबन बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, और जो वहाँ के चेयरमैन हैं कुरम के तहसील के, अपर कुरम के आगा मुजम्मिल साहब, वो तो कह रहे हैं कि ये 100 तो सिर्फ बच्चे ही हैं। बहरहाल ये जो तादाद बताई जा रही है, और वहाँ से 2 माह से वैसे ही ये पूरी वैली सदा से जो कि शुरू होकर पाड़ा चिनार तक है, और पाड़ा चिनार का ये एक जोग्राफिया इस तरह है कि इसके तीनों तरफ जो है ये एक, वो कहते हैं तोते की चोंच की तरह, 3 तरफ अफ़गानिस्तान है और एक तरफ से पाकिस्तान है, जो कि रास्ता बंद है। और पाड़ा चिनार में भी 6 दिन से हड़ताल चल रही है, और लोग जो आना जाना है वहाँ पे ख़ास तौर पे जो दवाइयों का एक बहुत सूरत हाल है, खाना भी जो है सड़क क्योंकि बंद है तो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुँचाया जाता है। और वहाँ पे फैसल ईदी साहब का मैं देख रहा था बयान, उन्होंने कहा जी हम तो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात के लिए वहाँ गए थे, पता चला कि वहाँ तो बुनियादी दवाइयाँ भी, पैनाडॉल भी मौजूद नहीं है, और वहाँ पे एक इंसानी क्राइसिस चल रहा है, एक ह्यूमन एंगल से देखा जाए तो बहुत बुरी सूरत हाल है। तो ये सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं, मगर उसके साथ ही यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो कि करदा हैं और कुछ ना करदा हैं। एक जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है वो रिचर्ड ग्रिनेल, जो कि नामजद सेक्रेटरी हैं ख़ास मिशंस के अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के आने वाली हुकूमत के 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर कर लेना है। उनके ही बयानात जो हैं वो इनके तबातर के साथ आते रहते हैं जी। ये उन्होंने यहाँ पे सीधा ही कह दिया कि जी उनको रिहा किया जाए, और ये अभी नामजद हैं गवर्नमेंट के, अभी गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया है, मगर बहरहाल ये हैं भी स्पेशल मिशंस के। तो उनका ये कहना जो है, और ये एट द हील्स ऑफ जबकि EU, UK और साथ में अमेरिका की तरफ से पहले ही जो मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं हैं उसके हवाले से बड़े सख्त बयान आ गए इनका ये आना। पहले यहाँ पे एक छेड़ के तौर पे तंजन कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो ये ट्रंप हैं पाकिस्तान के, मगर उस वक्त वो एक शिकस्त खोरदा ट्रंप थे। अब वो प्रेसिडेंट अमेरिका के बन गए हैं तो वो अब तंज नहीं रह गई, वो एक ये हम पहले कहते थे तंजन, अब ये रिचर्ड ग्रिनेल खुद कह रहे हैं कि जनाब वो भी उनके भी मोरलेस ऐसे ही हालात थे जैसे कि इस वक्त इमरान खान के हैं। तो उनका ये तवातर के साथ आना, तकरीबन रोज़ ही आजकल इनकी ट्वीट्स भी आती रही हैं। अब उन्होंने इस इंटरव्यू में ये साफ कह दिया है। तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इम्तियाज़ गुल साहब, और साथ में हमारे ब्यूरो चीफ 92 चैनल के मुमताज़ बंगी साहब पेशावर से। तो इम्तियाज़, मैं आपसे शुरू करता हूँ, पहले इस बयान पे कर लें कि ये कहा जाता था, मुशाहिद हुसैन सैयद ने वैसे हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा कहा था कि जी वहाँ से ट्रंप के आने के बाद वो कॉल आएगी। तो ये कॉल कोई उस तरह डायरेक्टली वो वाली तो नहीं है, अभी मुशर्रफ ने ट्रंप ने टेक ओवर करना है, मगर ये जो इनका ये जो इंटरव्यू है और उनका बादशाह अल्फाज में ये कह देना कि जी रिलीज़ इमरान खान जो है, इसकी क्या अहमियत है? अब मेरा ख्याल है समझें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये बयान जारी किया है, इसलिए कि रिचर्ड ग्रिनेल खुसूसी मिशंस के खुसूसी नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यानी जब वो 20 जनवरी को हल्फ उठा लेंगे, और उसमें अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पे होंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल उनमें से एक होगी। तो वो लोग जो अभी तक मजाक उड़ा रहे हैं, हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत से बाहर हैं, कुछ हमारी आपकी बिरादरी के भी बड़े लोग हैं, हमारा भी वो मजाक उड़ाते रहे कि आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला पॉलिसी बयान 10 नुकाती दिया था, उसमें बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने डीप इस्टब्लिशमेंट की इस्लाह की बात की, यानी इस्टब्लिशमेंट की, डीप स्टेट की। साथ में उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की अमलदारी कायम करेंगे, और ये कि आम शहरियों के हुकूक बहाल करेंगे। तो ये वो बातें थी जिसको बुनियाद बना के रिचर्ड ग्रिनेल ने एक बयानिया बनाया है। और रिचर्ड ग्रिनेल ने ये बयानिया इसलिए भी बनाया कि जितने भी पाक पैक जिसको कहते हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी अमेरिकन शहरियों की जो पाकिस्तानी नजात शहरी हैं, उनकी तंजीमों ने इस बुनियाद पे, इस वादे पे वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान की सूरत हाल पे वो अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे।
तो ये जहन में रखिए कि जो कुछ रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स में आ रहा है, इनमें से कई बातें बाकायदा पॉलिसी के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पे पहुंच रही हैं। बहुत सारी हिकमत अमली बन रही है पाकिस्तान के हवाले से, और अल्लाह करे कि उसकी मदद से पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हों। तो लिहाजा उसको आप जो कहते हैं कि गैर अहम है, जी नहीं, गैर अहम नहीं है। ये एक लिहाज से आप समझ लें कि पॉलिसी स्टेटमेंट है जो रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ से आ रहा है। जी, अभी पाकिस्तान की तरफ से तलाल चौधरी साहब का रिएक्शन आया है। उनके वो गवर्नमेंट का डायरेक्टली हिस्सा तो नहीं है हुकूमत के, मगर सेनेटर हैं और हुकूमती पार्टी के सेनेटर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर अभी देखना होगा कि हुकूमत का अपना फॉरेन ऑफिस का या ऑफिशियल रिस्पांस जो है किसी वज़ीर का या वज़ीर आज़म का या फॉरेन मिनिस्टर का, वो क्या इसके ऊपर आता है कि अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह की टोन रखी हुई है तो ये फिर बड़ा एक संजीदा मामला है कि अमेरिका, बहरहाल वो अभी उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, मगर जिस तरह इम्तियाज़ कह रहे हैं कि वो टेक ओवर ही उनको ही अमेरिका ट्रंप की जो है उसके तौर पे ही लेना चाहिए। वो वर्चुअल ट्रंप हुकूमत नहीं है, वो ट्रंप हुकूमत हैं। मैं चाहूँगा कि मुमताज़ बंगश साहब से थोड़ा सा वहाँ का लेटेस्ट ले लें। मुमताज़, अभी जो ये बमबारी का जो आया है कि टीटीपी के ठिकानों पे चार की गई, हमारे वहाँ पे एक डेलीगेशन भी गया हुआ था, मोहम्मद सादिक साहब और उनके साथ रुफ़का यहाँ से बिजनेस डेलीगेशन गया हुआ था, मुलाकातें हुई थी। आज भी इसके कल वाक़या हुआ है, आज भी बताया गया है कि एक आधी उनकी मुलाकात हुई है। तो अभी साथ साथ में ये मुलाकातें और साथ में हैं, उसके साथ ये टाइमिंग कि ये ऐसा एकदम से ये वाला, तो क्या है, पीस हो रही है, वॉर हो रही है, क्या सूरत हाल है लेटेस्ट? मुमताज, आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? सही सुन नहीं पाया, ये आवाज आपकी कट रही थी, जरा अगर रिपीट। मैं मुमताज जो अभी लेटेस्ट जानना चाह रहा हूँ कि जो ये बमबारी टीटीपी के ठिकानों पे हुई है उसी वक्त में जबकि हमारा मोहम्मद सादिक साहब के साथ एक डेलीगेशन जो है तालिबान की हुकूमत से, वज़रा से और कारोबारी हजरात से मिल रहा था, तो ये हम वहाँ पे जंग है, अमन है, क्या हो रहा है लेटेस्ट? क्या रिएक्शन मैं देख रहा था तालिबान का बड़ा सख्त आया है? बिल्कुल आमिर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, खुसूसन अगर हम बात कर लें जो बॉर्डर्स एरिया हैं और खुसूसन वो इलाके जो जम एरिया कहलाते हैं, जो फाटा के इलाके हैं, वहाँ पे हालात जो हैं वो तकरीबन उसी की तरह आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जिस तरह 2008 के बाद जो सूरत हाल थी। हम अगर ये कहें कि जो वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, जो जनूबी वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, वहाँ तो पहली सी हालात जो हैं वो लटाइल थे और वहाँ पे उनकी मूवमेंट्स मौजूद थी। लेकिन अब मसला ये है कि जनूबी अजला में ऐसे अजला जिस तरह बनू का जानी खेल एरिया है, इस तरह जो लकी मरवत का एरिया है, इसके अलावा डी खान और टांग के इलाके हैं, तो ये इलाके भी वहाँ पे अब सूरत हाल ये बन गई है कि वहाँ जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको यहाँ तक कहा जाता है कि वो इस तरह फ्रीली मूवमेंट ना करें, क्योंकि वो जो हैं जो टीटीपी के लोग हैं वो उनको अगवा कर सकते हैं और फिर जो है उनको उनके बदले वो भारी तावान भी लेते हैं, बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी मूवमेंट जो है इन इलाकों में उसी तरह ही है जिस तरह पहले था और आहिस्ता आहिस्ता इस पर इजाफा भी होता जा रहा है। कुछ इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन मतलब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो हो रहे हैं और उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, और कुछ जो मिलिटेंट्स हैं उनको धकेला जा रहा है बॉर्डर के उस पार। लेकिन चूंकि बॉर्डर जो है इन सारे इलाकों के बिल्कुल करीब है, अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती भी है तो वो बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं। बनू का इलाका और टांग का इलाका जो है, ये अब लकी मरवत का इलाका जो है, ये सारे वज़ीरिस्तान के इलाके से मिलते हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे हैं। तो वहाँ पे हालात जो हैं वो उसी तरह ही है। टीटीपी की मौजूदगी, अगर कोई ये कहे कि उनकी वहाँ पे मौजूदगी नहीं है तो ये मेरा ख्याल है खाम ख्याल है, वहाँ पे मौजूदगी है और बाकायदा तौर पे वो इसका सबूत भी देते हैं। बड़ी तादाद में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, खुसूसन जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे तो हालात ज़्यादा कशीदा है। आप देखते हैं कि टांक में, डी खान में, वज़ीरिस्तान में, बल्कि वज़ीरिस्तान तो पिछले चंद दिनों में इन्होंने जितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो शहीद हुए,
तो वो सबको पता है। अगरचे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उनको बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया जाता है, और इस किस्म की ऑपरेशन के दौरान ही ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं ये शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी है और वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ पे उन लोगों की कोई प्रेजेंस नहीं है या इन इलाकों में ये मौजूद नहीं है, कहीं जो दीगर जो अजला हैं, जो सेटल अजला हैं, वहाँ पे इनकी मौजूदगी नहीं है और ये आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, ये तो दुरुस्त इसलिए नहीं है कि अगर ये एक दिन या एक हफ्ते के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई होती तो फिर तो कोई मान भी लेता कि हाँ ये तो एक दिन एक कार्रवाई के लिए आए थे और उधर से चले गए। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अक्सर मुझे इजाजत दें कि इम्तियाज से मैं इसका ओपिनियन ले लूँ। इम्तियाज, एक तो टाइमिंग की जो थी कि जबकि हमारे वहाँ पे डेलीगेशन गया हुआ था, तो जब ये वाक़या भी हुआ तो क्या ये अख़ज़ किया जाए कि ये इस सिचुएशन का उनको पता था कि उसको हैंडल करने के लिए किया गया, या एकदम से कोई फौरी नौयत का कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस आ गई कि ये करना पड़ा? और इससे क्या ये तालिबान को ये मैसेज चला गया है कि वी मीन बिजनेस और ये इससे वो बाज आ जाएंगे टीटीपी को पनाह देने से या नहीं? देखिए आमिर, हमें 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान बुनियादी तौर पे बहुत क़दामत पसंद हैं, कबायली माइंडसेट है, जो पश्तूनों का माइंडसेट है, उनको आप ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए या पब्लिक में बेइज्जती करके, जैसे हमारे कई वज़रा ये करते रहे हैं कि पब्लिक में आके कैमरों के सामने अपना तमाम तर मलबा आप अफ़गानिस्तान पे डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे ठिकाने हैं, बड़ी टाइमली इनको इंटेलिजेंस मिली होगी जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हमारी एयरफोर्स ने वहाँ पे हमले किए। लेकिन जो सादिक साहब का जाना था उसका बुनियादी मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ, इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि तालिबान की तरफ से गालिबन ये पैगाम आया कि आप आएँ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, लेकिन ये बातें आप कैमरों के सामने ना करें। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अफ़गान तालिबान ने कोई इंफॉर्मेशन फ़राहम की थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये जो हमला हुआ है, लेकिन हमें जहन में रखना चाहिए कि कोई 5-6 दिन पहले एक तालिबान का बहुत अहम फ़ौजी कमांडर था टीटीपी का, वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारा गया था। उसके 2 दिन के बाद फिर उन्होंने एक इंतकामी हमला करके हमारे 16 फ़ौजियों को शहीद कर दिया। वो एक चेक पोस्ट थी हमारी जिसको उन्होंने 3-4 तरफ से घेर के हमारे 16 अफराद को शहीद किया, 8-9 उसमें ज़ख्मी भी हो गए। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो SOPs हैं, ये मैं दूसरी बात कर लूँ कि लगता है कि अभी तक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि एक दूर दराज इलाके में आपकी चेक पोस्ट है, उसकी हिफाजत के लिए आपने क्या किया? क्या सिर्फ बाड़ लगा देना काफ़ी? वो बाड़ तो मेरा ख्याल है कई जगह से पहले ही पंक्चर हो चुकी है, उसको काटा जा चुका है। तीसरी बात यह है कि जो बार बार हम यहाँ से कहते हैं कि तमाम तर मसाइल अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स है या उनके ठिकाने हैं, ये मुमताज़ साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल इससे, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि ये तमाम तर मलबा दूसरों पे डाल के आप अपनी ज़िम्मेदारी से ख़ुद को बरियुज़्मा नहीं करार दे सकते। ये चंद हक़ाइक़ हैं जिसका हमें इदराक करके इसके लिए हिकमत अमली बनानी होगी। सिर्फ ये कह देने से कि तमाम ठिकाने अफ़गानिस्तान में और ये हमले वहाँ से हो रहे हैं, लिहाजा तमाम तर ज़िम्मेदारी अफ़गान हुकूमत की है, मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। जी बंगश साहब, ये ऐसे मौके पे हो रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ तनाव हमारा बढ़ गया है, जबकि कुरम के अंदर एक बहुत बड़ा कई महीनों से जारी है, वैसे तो कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है कि एक इंसानी एक बहुत बड़ा एक जो है क्या उसे कहें, बहरान तो छोटी चीज़ है, बहुत बड़ा एक हादसा है, एक ट्रेजिडी है वहाँ पे जो चल रही है। बताया जा रहा है कि 100 से 200 लोगों की मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि जी वहाँ पे लोग मारे जा चुके हुए हैं। फिर वो 50 से 100 बच्चों का बताया जा रहा है कि नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाना नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे मौके पे जब अफगानिस्तान के भी तनाव चल रहा है, या मीडिया में तो हमारे बड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी ये शिया सुन्नी तनाज़ा बना देते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा मल्टी प्रोंग्ड एक जो है मसला है कि इसके अंदर जायदाद के तनाज़े भी हैं, इसके अंदर फिर दोनों तरफ के शिद्दत पसंद लोग आ जाते हैं
कि इधर से दाइश और टीटीपी आ जाती है, उधर से कोई शिया शिद्दत पसंद भी आ जाते हैं, फिर ट्राइबल लड़ाई भी है। फिर जब इस तरह के मसाइल हों तो हमारे जो दुश्मन अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, भारत में बैठे हुए हैं, उनको भी मौका मिलता है अपनी अपनी जो है यहाँ पे कारस्तानी शट करके दोनों तरफ से पैसा भी देने का, असलहा देने का। तो अभी लेटेस्ट क्या है इसका, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एफर्ट या बाकी इस्टेब्लिशमेंट के एफर्ट से ये कोई हल की तरफ जा रहा है या ये ऑन गोइंग क्राइसिस है? मंगी साहब। आमिर साहब, असल में आपने बात की अफगानिस्तान की, तो ये वाकई वहाँ पे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, खुसूसन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे तालिबान या अफगानी लोग हों। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुरम जो है उनके लिए एक अच्छी साजिश की एक जगह साबित हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल करीब ही अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस किस्म के हालात के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ शिया सुन्नी जो हैं वो भाई भाइयों की तरह रहते हैं, और काफ़ी अरसे से इस तरह से होता है। जब हालात मतलब इस तरह से नहीं होते, पेचीदगी कशीदगी वहाँ पे नहीं होती, तो वहाँ पे शिया सुन्नी भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आ जाती है, वो लोग आ जाते हैं, तो फिर उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, और जब फ़ायदा उठाते हैं तो फिर ऐसे होता है कि गुज़श्ता दिनों भी ये पिछले दिनों उसी जगह पे इस तरह के एक नाखुशगवार वाक़या एक और पेश आया है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे प्रेजेंस मौजूद है उन लोगों की जो इन लोगों को शह देते हैं और एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से झड़पें हो जाती हैं और कन्वाइज पर फायरिंग हो जाती है और इस किस्म के मामलात हो जाते हैं। जहाँ तक पेशरफ का ताल्लुक है, तो अब आज जो सूरत हाल है वो ये है कि चूंकि एक फरीक जो है वो ये जरगे के जो शराइत थे उस पर उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आज जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें यह तय हुआ है कि वो एग्रीमेंट पे जो मुआहदे पे दस्तखत थी, ये मेन चीज़ थी। तो अब वो इस पे आमादा हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 2 दिनों में शायद ये इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाए। अगर मुआहदे पर दस्तखत हो जाए तो कम से कम एक चीज़ में बेहतरी आएगी, और वो ये है कि जो टल पार चिनार शाहराह है वो खुल जाएगी। अगर टल पार चिनार शाहराह खुल जाए तो ये बड़ी कामयाबी होगी जिरगी की, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जिस तरह आपने कहा वहाँ पे मेडिसिन की कमी है, वहाँ पे अशिया खुर्दनोश की कमी है, वहाँ पे LPG गैस नहीं है, वहाँ पे फ्यूल नहीं है, वहाँ पे सब्जियां नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो लोअर कुरम का इलाका है वहाँ तक तो चूंकि टल तक उनकी मूवमेंट जो है वो आसान है, तो वहाँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे ऊपर जो इलाके हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचने में मुश्किल पेश आ रही है। और आज चूंकि क्रिसमस थी तो वहाँ कुछ तादाद में कुछ मसीही बरादरी भी थी, तो वो सदा की तरफ आए हैं और अपने साथ चूंकि उनकी मूवमेंट में इतना ज़्यादा मसला नहीं है, तो अपने साथ वो चीज़ें लोअर कुरम से उठा के वो पारचनार की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो जिरगी की बात है उसमें चंद एक चीज़ें हैं वो मैं वाजे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो गैर मुसल्लह होने वाली जो शिक है इस पे उनको ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो मुआहदे पर दस्तखत करने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो गया कि इनके अलावा और कोई हल नहीं है कि इस मुआहदे पर दस्तखत करना है, क्योंकि यही इस बात की गारंटी है कि ये जो मेन शाहराह है ये खुल जाए। जहाँ तक अद्वियात की कमी का ताल्लुक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कोई शक नहीं है कि अद्वियात पहुँच रही हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। पंजाब से भी थोड़ी बहुत अद्वियात आई हैं, इसके अलावा फैसल ईदी भी वहाँ पे आए थे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि इमरजेंसी अद्वियात फराहम करने से वहाँ मसला हल नहीं हो सकता। वहाँ तो दूर दराज के हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं, RHCs हैं। बंगे साहब, दो हेलीकॉप्टरों से एक पूरा सदा से लेके पाड़ा चनार तक ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये तरसीलात का मसला हल नहीं हो सकता। आप फरमा रहे थे कि ये भाइयों बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, मगर ये भाइयों की लड़ाई भी बड़ी खौफनाक होती है और ये दहाइयों से सिलसिला जारी है। मगर ये अभी तो जो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है कि जिस किस्म का ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, इम्तियाज़ यहाँ हमें या तो उसकी कवरेज नहीं उस तरीके से कर पाते, या फिर बड़ी सिंपलिस्टिक टर्म में कि जी बस ये शिया सुन्नी मसला है। ये काफ़ी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके के मतलब वो वहाँ पे सुना जायदाद के जो तनाज़े हैं उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, और मसलकों के कोटा रेशो के ऊपर भी वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लैंड हुई हुई है। ये क्या मसला क्या है और इसका हल क्या है इम्तियाज़? देखिए, एक तो आपने बार बार चूंकि बता दिया है, खुद ही मुमताज़ साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जायदादों के मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक सियासी मसला है। वहाँ पे हुकूमत का अमल दखल अभी तक बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बुनियादी तौर पे सरहदी इलाका है। होना तो ये चाहिए कि पुलिस के साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कंट्रोल में लेके ये कुछ बीच बचाव कराती, लेकिन मालूम नहीं कि कौन सी बड़ी रुकावट इसकी राह में हायल है।
कि कितने मेरे ख्याल 2 महीने हो गए हैं वहाँ से ये तनाज़ा चल रहा है। तो अब अल्लाह करे कि ये जिरगे की कामयाबी हो, रोड खुल जाए, और फिर मेरे ख्याल है कि न सिर्फ सूबाई हुकूमत को वहाँ पे मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि मरकज़ से भी लोगों को ले जा के एक बड़ा जिरगा करें। और ख़ास तौर पे उन लोगों को, जिस तरह आपको मालूम है स्वात में एक झगड़ा पैदा हुआ था कि टीटीपी के लोगों को वापस ला के बसाने की कोशिश की गई थी, जो फिर पीटीआई के लोगों ने उनको भगाया वहाँ से 2022 में। कुछ ऐसी ही बात है कि कुछ लोगों को यहाँ पे ला के आबाद किया गया है, वो उनकी मौजूदगी जो है वो तशन्नुज का, कशीदगी का सबब बन रही है। तो हमारी चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मेरा ख्याल है उन्हें इस बात का सदेबाप करना पड़ेगा कि नापसंदीदा लोगों को, नापसंदीदा ग्रोहों को इन इलाकों से निकाला जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि जो भाई भाई शिया सुन्नी भाई भाई के तौर पे रहते हैं उन्हें कोई मसला ना हो, उनके दिलों में कोई खदशात ना पैदा हों। जी, सदबाब तो करना चाहिए, मगर यहाँ पे हमने देखा है कि जिम्मेदारी की लड़ाई रहती है कि वफाकी हुकूमत कह देती है ये सूबे का मसला है और सूबे वाले कहते हैं कि वफाक का मसला है। हकीकत तो ये सभी का मसला है और होना चाहिए। ये जिस तरह इम्तियाज़ ने कहा कि सबको मिलके बैठ के इसके अंदर ज़ाहिर है बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वहाँ पे एफसी भी इन्वॉल्व होगी, फौज भी इन्वॉल्व होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगी, सूबाई और वफाकी और मरकज़ी। जिस तरह जंग के अंदर पंजाब के अंदर ये इस तरह की ही शिद्दत पसंदी की जब ये 90 से लेके वेव चली थी तो फिर ऑलमोस्ट एक कंसेंसस हो गया था तमाम मरकजी क़यादत में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। और मुझे याद है 1-2 इलेक्शंस में वो कैंडिडेट जो था कोई नहीं था खड़ा करता कि वहाँ पे शिद्दत पसंद ना जीतें। तो इस तरह का कोई नज़र आता है वहाँ पे बंगई साहब, जो ये जिरगा के बड़े, ये तो वक्ती तौर पे डी एस्केलेशन है, मगर लार्जर इसकी सोल्यूशन के लिए, इसका परमानेंट हल के लिए कोई नज़र आता है, कोई यहाँ पे एफर्ट नज़र? आमिर साहब, जिस तरह इतिहास साहब ने कहा, ये कसीरुल जहती जो मसाइल हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कहना, पहले तो बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पे पूरे ज़िले को मर्ज कर दिया है, सेटल एरिया बन गया, और अभी फिर हम उन्हीं जिरगों में लगे हुए हैं जो फाटा में हुआ करते थे। अब सवाल ये है कि जब ये फाटा हुआ करता था उस वक्त जो जिरगी की हैसियत थी वो इंतहाई फ़ाल रहती थी। उसकी वजह ये थी कि उसके पीछे बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल इंतजामिया हुआ करती थी, कोई उसकी नफी नहीं कर सकता था, कोई ये नहीं हो सकता था कि जिरगे के फैसले को मान न ले। अब मसला यह है कि जिरगा जब होता है तो इसका गारंटर कौन होगा? वहां की जो पुलिस है, वो जो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की, वहां पे पुलिस तो जो लेवी फोर्स थी उसको पुलिस फोर्स में वो कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां तो जो उसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस किस्म के वाकयात को रोक ले। और वहां पे थाने तो बनाए गए हैं, लेकिन थाने जो है सिर्फ ये जो छोटे छोटे क्राइम्स है इसके लिए महदूद है, वो इन चीजों को नहीं रोक सकते और ना इनकी इतनी कैपेसिटी है। वो पहले जब लेवी फोर्स होती थी तो उसकी जब कैपेसिटी होती थी, वो उसकी वजह ये होती थी कि वहां जो पॉलिटिकल एजेंट होता था तो वो उसको कंट्रोल करता था। जब इंतजाम हो रहा था तो ये तय हुआ था कि कुर्रम में मलाकंड के स्टाइल पर लेवी फोर्स होगी जो जिले इंतजामिया के अंडर होगी। अगर ये होता तो उनके पास पावर भी होते और ये जो पुलिस थी वो काफी फाल रह सकती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब जिरगी की उससे ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना भी सही नहीं है। वक्ती तौर पर तो इससे अमन लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट इस पर शो ना करे तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। ये एक किस्म की दहशतगर्दी भी आप उसे कह सकते हैं, और ये तब तक इसका खात्मा मुमकिन नहीं है कि जब तक इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें वो ना हो, इसमें शामिल ना किया जाए, और जो मरकज की सतह पे उनका तावन हो वो जब तक ना रहे तो पुलिस से तवक्को करना। अभी जिरगे में पिछले दिनों एक बात ये हुई थी कि पुलिस जो है वो कन्वाय इस तरह से बना करेगी, पुलिस उसको लीड करेगी और उनके साथ एफसी होगी। अगर पुलिस इन कन्वाय को वो कर सकती थी तो फिर तो अमन इधर बहाल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इम्तियाज ये पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसका सिर्फ ये कुर्रम का तो खैर बहुत ही इंसानी एक ट्रेजेडी बन गई है, मगर ओवरऑल यहाँ सियासी माहौल नहीं है जिसके अंदर ये कंसेंसस मिला के तमाम जो है सूबे और वफाक और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल के बैठ के ये सोल्यूशन निकालें। यहाँ तो ना वो कैपेसिटी नजर आती है, वो नीयत नजर आती है, ना तरजीहात नजर आती हैं। इस माहौल के अंदर वक्ती तौर पे आप समझते हैं कि डी एस्केलेट हो गया और कोई परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा या होने जा रहा है? देखिए आमिर, हमारी बदकिस्मती है, कल भी हम कहीं पे एक सेमिनार में थे तो वहाँ एक लफ्ज़ पे
इत्तेफाक हुआ कि बदनीयती बहुत है यहाँ पे, कैपेसिटी की भी बात नहीं है। जो मुमताज़ बार बार बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जब आपने अगर सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अगर उनको अमलन बेअसर किया हुआ है, गैर मौसर किया हुआ है, उनके पास इख्तियार नहीं है, तो उनसे फिर ये तवक्को करना है कि उनको आप आगे कर दें, काम ख़राब हो जाए, ज़िम्मेदारी उन पे आ जाएगी। जब कैसल ज़िम्मेदार जो हैं वो आपको पस मंज़र में रहेंगे, तो ऐसे ये नहीं हो सकता। ये जो दोगलापन है लॉ इन्फोर्समेंट का कि आप सामने सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट है, उसको इख्तियार नहीं है, जिसके पास इख्तियार है वो फ्रंट पे नहीं है। जब तक ये तज़ाद ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे अमन अमान कायम करना। और वैसे भी मेरा ख़्याल है सबको मालूम है कि ख़ास तौर पे बॉर्डर के इलाकों में अमन अमान, चाहे वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, चाहे भारत के साथ हमारा बॉर्डर है, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं होते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सही मानों में सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो एफसी है, चाहे वो फ़ौज है, क्या वाक़तन उनकी भरपूर तवज्जो इन मामलात पे है, चाहे वो वज़ीरिस्तान है, चाहे कुर्रम है, चाहे बाजोड़ है, कि वो उन तनाज़ात पे तवज्जो दें जिनको फिर हमारे दुश्मन इस्तेमाल करते हैं खुद हमारे ख़िलाफ़, जिनको कहते हैं फॉल्ट लाइन्स। चाहे वो बलोच नेशनलिज्म हो, चाहे शिया सुन्नी फसाद हो, चाहे कुर्रम का ये तनाज़ा हो। ज़ाहिर है हमारा दुश्मन अगर हमसे नाखुश है तो उसने तो फिर इन तमाम मामलात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और फ़ायदा यही होता है कि लोगों को आपस में लड़ाते रहें, बम धमाके होते रहें, लोगों के गले कटते रहें। लिहाजा ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी आला तरीन क़यादत को सोचना होगा कि क्या भरपूर तवज्जो दे के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के इस मसले का हम हल तलाश कर सकते हैं या नहीं। जी, लास्ट 2 मिनट्स मुमताज बंगे साहब, इसमें कुछ ऐड कर सकें आप? जी आमिर साहब, मैं एक बात कर रहा था कि जब मर्जर नहीं हुई थी तो उस वक्त यहाँ हम लोग कहते थे कि ये अंग्रेज का काला कानून है 40 FCR। तो 40 FCR में एक चीज ये भी थी कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात थी। उसमें यह था कि जो भी ट्राइब होता था, अगर उसकी सरजमीन पर कोई, उसकी जमीन पर, उसकी अराजी पर कोई इस तरह का वाकया होता था तो वो जिम्मेदार होता था और वो उस मुलजिम को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सामने पेश करने का पाबंद होता था। ना तो वो उसको उस इलाके से इलाका बदल कर देते थे। अगर कुछ अरसे के लिए इस तरह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी उन पर वो लगा दी जाए और उनको ये कहा जाए कि जो ट्राइब्स हैं, जो जिन इलाकों में है जहां पे कोई वाकया होता है वही उसके जिम्मेदार होंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर हल कोई वो नहीं आएगा। वहां पे अभी भी वो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने खुद को ट्राइबल कहते हैं और ये इंजमाम से उनका कोई कुछ नहीं बदला। उनकी सोच वही जिरगों वाली है, उनकी सोच जो है वही है जो ट्राइबल सोसाइटी में हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में इससे काफी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है और पायदार अमन की बहाली की तरफ ये कदम भी हो सकता है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वहां पे काफी अरसे से रही है और ये बाकायदा तौर पे एक कामयाब तजर्बा रहा है। वहां पे जब ये इंतजाम नहीं हुआ था तो ये इलाके सबसे महफूज इलाके समझे जाते थे। यहाँ पे और तो छोड़ दे कि स्ट्रीट क्राइम जैसे क्राइम थे वो भी नहीं हुआ करते थे। ये जब क्लेशेस होते थे तो वो भी इन्हीं जिरगों के जरिए और इन्हीं कवानीन के तहत उसका वो हल निकालते थे और फिर काफी कई साल तक वहां पे अमन रहता था। अगरचे कुरम में ये मसला जो है नया नहीं है, लेकिन इन चीजों की वजह से उस पर काफी काबू पाया गया था और वो काफी हद तक वहां पे अमन भी बहाल हो गया था। लेकिन अब यही है, ये सम अब यही किया जा सकता है कि पुराना निज़ाम चला गया, नया बनाया नहीं गया और जो उसकी खराबियां भी थी उसको दुरुस्त करने की बजाय, रिफॉर्म करने की बजाय जो है वो जो पहला भी था उससे भी बदतर एक निज़ाम हो गया है। और हमारी जिस तरह इम्तियाज़ ने कहा कि अभी भी तरजीहात के अंदर वो नहीं आ रहा, अभी भी कोई नहीं कर रहा और वो ट्रेजिडी है। और हम ये एक शुतर मुर्ग की तरह जो है रेत में सर दिए बैठे हुए हैं और ये डिस्कस भी उतना नहीं होता जितना ये हमारा भी कसूर है। पता नहीं किस किस का कसूर है, बस उम्मीद और दुआई की जा सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका भी, मुमताज बंगे साहब, आपने हमें लिए वक्त निकाला। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, जैसा छोड़ के गए थे, उसका क्या हाल कायद-ए-सानी यानी नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान ने कर दिया है। मैं इसलिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि मुझे आज थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है कि इश्तिहारात के अंदर बल्कि जो दिखाए गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का
थोड़ा रोल दिखाया गया और उसका ज़्यादा हिस्सा था कि नवाज शरीफ साहब है, ठीक है उनकी बर्थडे है, हमें भी खुशी है, आपको भी खुशी है, उनकी पार्टी को भी खुशी होनी चाहिए, मगर एक बैलेंस होता है। कायद आज़म के रुतबे पे किसी को नहीं डाला जा सकता, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट का सूरत हाल है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इस वक्त मल्टीपल जो चैलेंजेस चल रहे हैं गवर्नेंस के, इकॉनमी के, उसके बाद सिक्योरिटी की अभी हमने कुरम और बाकी जो मामलात का जिक्र किया है, वो लार्जली उसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ हुकूमत रही हो। और ये 83 से ये हुकूमत में हैं, इनका ख़ानदान वन वे और अनदर जो है किसी ना किसी तरीके से रहता है। ये पंजाब में कोई 30 साल के करीब इनकी हुकूमत रही है, 25 से 30 साल हुकूमत रही है। फिर उसके बाद वफाक में 5वीं इनकी हुकूमत जा रही है, टोटल को ये मेरे 12-15 साल बन जाते हैं। वफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत रही है। तो ये जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी का जो इस मुल्क के अंदर सत्यानाश किया गया है कि उनको करप्ट किया गया, उनको पोलिटिसाइज किया गया और एक ख़ानदानी फिफडम बना दिए कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप दुश्मन हैं। और वो सिलसिला इनके ही रफली आने के से सिलसिला शुरू हुआ, वो ख़त्म नहीं हो रहा कि ये गवर्नेंस का मसाइल लार्जली ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी तबाह हो गई है। और ये ब्यूरोक्रेसी तबाह रफली नवाज शरीफ साहब 1983 में आए थे। 1983 में यहाँ पे एक BPS जो है बेसिक पे स्केल का एक निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया गया, और उसके बाद उसके अंदर कोई 6 दफ़ा इस्लाहात करने की कोशिश की गई, मगर जब भी इस्लाहात की गई वो सियासी नुक्ता नज़र से की गई। उसके अंदर जो बुनियादी आजकल के मॉडर्न एज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी जिसके ऊपर मुल्क चलते हैं, दुनिया भर में तरक्कियाँ जो हुई हैं, तारीख का सबक है, वो मैंडरीज चाइनीज़ जो हैं या बाकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे सल्तनत उस्मानिया ब्यूरोक्रेसी पे मुल्क चलते हैं, सल्तनतें चलती हैं, एम्पायर चलती हैं। तो ये जो हमारा निज़ाम बनाया गया वो ठीक नहीं है, अभी भी नहीं है। और अभी जो लेटेस्ट जो है ये नदीमुल हक साहब की काविश थी कि उन्होंने पाइड के अंदर एक रिपोर्ट बड़ी खौफनाक किस्म के इसके अंदर फिगर्स पेश किए हैं, कल भी हमने उसका जिक्र किया, आज उसका फॉलो अप कर रहे हैं। सिर्फ ये ज़रूर बताते चलें कि नदीमुल हक साहब की इस रिपोर्ट की वजह से उनकी छुट्टी हो गई और उनको पहले भी बुला के सरजनिश की जाती रही, सेनेट की कमेटी में बुलाया गया कि जी हाउ डेयर यू, आप हमारे से तनख्वाह लेते हैं, आप हमारे से पूछते हैं कि हमने क्या खर्चे किए। तो ये समझ आ जाती है कि उनको क्यों निकाला गया, घर क्यों भिजवा दिया गया, उनके लिए ऐसे माहौल कर दिया कि वो बेचारे चुप करके एकेडमिक है, बेसिकली शरीफ आदमी हैं, घर जाके वो बैठ गए हैं, अपनी तौर पे काविश कर रहे हैं। अब फिगर उसका ये है कि मेरे लिए खुद अंदाज़ा तो था कि कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बड़ी बढ़ गई है, हम अपनी आमदनी बढ़ा नहीं रहे, खर्चा कम नहीं कर रहे, मगर खर्चा मुझे नहीं था अंदाज़ा कि इतना ज़्यादा है कि हमारे टोटल रेवेन्यूज़ जो हैं, जो बजट के अंदर दिए गए हैं, जो हम नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं, वो 13 ट्रिलियन के करीब हैं। ये इसके अंदर बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट से मुराद सिर्फ एम्प्लॉयज़ की पर्क्स एंड सैलरीज हैं, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। शायद मेरा ख्याल है कि स्टडी हो तो हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा, रेवेन्यू के अंदर टैक्सेस भी आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट हो गई है। छोड़ दें जो बाकी हमने कर्जे देने हैं या बाकी चीज़ें, यही ये चीज़ ये पॉसिबल नहीं, ये चल नहीं सकता ये निज़ाम। और उसका ब्रेकअप ये है कि 8 ट्रिलियन 8,000 अरब रुपया का जो है एम्प्लॉयज़ की और पर्क्स की, सैलरीज और पर्क्स की कॉस्ट है। इसका ब्रेकअप ये है कि इसके अंदर जो है 3 ट्रिलियन तो डायरेक्टली तनख्वाहें हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, उसके अंदर जो पेंशन है वो 1.5 ट्रिलियन रुपीज़, 1.5 ट्रिलियन उसकी पेंशन्स हैं। और हमारे पास कोई हल नहीं आ रहा। ये कभी कहते हैं एज बढ़ा देंगे, काम करेंगे, कभी कहते हैं एज कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, समझ नहीं इनको आ रही कि इन्होंने इस मसले का कैसे हल करना है। और 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन के पर्क्स हैं, गाड़ियाँ, लल्ले तल्ले, फ़ोन, पता नहीं क्या कुछ जो है उसकी तफसीलान तकरीबन 6 उन्होंने बताई हैं, दर्जन हैं मुख्तलिफ पर्क्स और प्रिविलेजेस की, 6 दर्जन के करीब हैं। और ये यहाँ पे गाड़ियों का हम भी बड़ा शोर मचाते रहे, एक ज़माने में कहा गया जी हम इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, फिर वो पता चला पैसे भी ले रहे हैं। और वो गाड़ियाँ भी आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हर जगह नज़र आ जाएंगे, आप मार्केट में चले जाएँ, स्कूल कॉलेज चले जाएँ, बेगमात और बच्चे जो है वो गाड़ियाँ लिए फिरते हैं। वो एक बिल्कुल लूट मची हुई है, बिल्कुल उसका नहीं है, पैसे भी लेते हैं वो नहीं। और अभी इसके अंदर जो तफसीलात हैं कि जो सरकारी
गाड़ियां हैं पर्सनल यूज़ के लिए जो की जाती हैं, ख़ासतौर पे 20-22 अफसरों की के ग्रेड की, वो उनकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है उससे भी 1.2 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ गाड़ियाँ, तनख्वाह से ज़्यादा गाड़ियों का ख़र्चा हो गया है। और ये जो है, इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस हैं, उसकी भी सूरत हाल यही है। उसके बाद ख़ास तौर पे सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी जो है अलाउंसेस जो हैं, उससे पर्क्स जो हैं वो 150% ज़्यादा हैं। यानी आपकी तनख्वाह थोड़ी रह गई है, बाकी ये जो घरों की फॉर्म में और आप गाड़ियों की फॉर्म में या ये फ़ोन की फॉर्म में या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की फॉर्म में जो पैसे निकलवा रहे हैं, वो 150% सैलरी से ज़्यादा हो गया है। और हर दौर में बताया जाता है कि जी आप इस्लाहात कर रहे हैं। आज भी खबर चल रही थी कि जी 30% एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, ये नहीं, ये इसको ठीक करेंगे। और क्योंकि वो लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, वो अपने इख्तियारात नहीं छोड़ते, एंड टाइम एंड अगेन जो है। मगर अब वो उस लेवल पे एक स्टेज आ गई है कि जिसके अंदर ये वायबल नहीं रहा गवर्नमेंट की ये कॉज। ये 86% है। आप देखिए आपके रेवेन्यू का और कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट का लें तो शायद 100% से भी क्रॉस कर जाए, अगर इसके अंदर बाकी सारी भी इनकी चीज़ें डाल ली जाएं। तो इसका हल निकालना पड़ेगा। ये एक स्टोरी है। क्विकली मैं दूसरी स्टोरी भी बता दूं कि इस प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कोई लॉजिक नहीं समझ आती। एक ही दिन में 2 खबरें छपी। एक खबर जो दोनों हमारे दोस्त शहबाज राना की थी। पहली खबर आई कि जनाब गवर्नमेंट ने जी वो 300 मिलियन डॉलर का जो कमर्शियल लोन लिया है चाइना को पैसे देने के लिए, ताकि जो है IMF से अप्रूवल करवाई जा सके। बाद में उनके साथ कमिटमेंट थी। तो वो 7.2 से लेके 7.2 से लेके 7.7 तक का सूद के ऊपर कमर्शियल लोन ये लिया गया है 300 मिलियन डॉलर का। ये बहुत ज़्यादा वो है लोन। साथ में ही मुझे जो समझ नहीं आई और हंसी भी आई कि एक और 300 मिलियन का वो है जो गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। वो वर्ल्ड बैंक से मिल रहा था यहाँ पे सोलर पैनल्स को फ़रोग देने के लिए, उनका कैंसिल कर दिया। अब ये जो वर्ल्ड बैंक के लोन्स होते हैं, ये 2.5 से 3.5% जो है ना इसका सूद होता है। और ये बड़ी आसान अकसात पे होता है। ये किस्म का हमारी मदद करने के लिए गया है, वो इनकार कर दिया गया। और जो है 300 मिलियन 7.7 के ऊपर जो है वो तो मजबूरी भी थी, ले लिया, चने समझ आती हैं। इसका मुझे नहीं समझ आई कि ये जनाब ये क्यों कैंसिल किया गया। कि जी मेरा ख्याल है, मैं बताया जा रहा है कि इसकी तफसील फॉलो बाद में करेंगे। टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैरी क्रिसमस अगेन। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।